वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है एक्टिंग के दौरान और इसे करने का बेस्ट तरीका क्या है, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। साथ ही अपनी इंटरेस्टिंग कहानी असिस्टेंट से डायरेक्टर तक की अपनी जर्नी वो भी जारी रखूंगा। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है आवाज में बदलाव लाना। दरअसल एक एक्टर एक्टिंग के दौरान अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करता है, अपनी आवाज को बदलता है सीन और कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि उस कैरेक्टर और उस सीन का इंपैक्ट ऑडियंस तक वैसा ही पहुंचे जैसा कि कहानी में लिखा गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को समझते हैं जो आपकी एक्टिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। पिच कंट्रोल, आपके आवाज की ऊंचाई और आपके आवाज की निम्नता यानी नीचे की लेवल, इन दोनों चीजों को समझना एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है और एक्टिंग के दौरान उसके कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके पिच को सेट करके एक्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये पिच कंट्रोल आखिर में होता क्या है, ये पिच है ही क्या, इसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। वॉल्यूम और पिच में फर्क है। वॉल्यूम मतलब आवाज, जैसे आप बात करते हैं, जैसे मेरी आवाज है, क्या बोल रहे हो, ये ऊंची आवाज, क्या बोल रहे हो, ये नीची आवाज। लेकिन पिच मतलब आवाज जो यहां से निकलती है, जो पेट से आती है। अगर आप इस चीज को अच्छे से कर लेंगे तो आपको कभी भी साउंड रिकॉर्डर्स नहीं बोलेंगे सर मैडम थोड़ा सा ऊपर बोलिए ना, लेवल नहीं आ रहा है, साउंड नहीं सुनाई दे रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि एज एन एक्टर आप ये समझ नहीं पाते कि किसी भी इमोशनल सीन में अपने लेवल को लो रख करके अपनी ऑडियो को उस लेवल तक कैसे बोला जाए ताकि रिकॉर्डिंग में वो आवाज क्लियर आए। अगर आप पिच कंट्रोल को समझते हैं तो एक्टिंग में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। एक सिंपल तरीका बताता हूं। नॉर्मली आवाज ऐसे गले से निकलती है, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, ऐसा कुछ आवाज। लेकिन पिच जब भी आप बोलेंगे वो आवाज यहां से निकलेगी, आपके पेट में एक हल्का सा मूवमेंट होगा जब आपकी पिच अप या डाउन होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या, आपने देखा, क्या 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 बोल रहे हो तुम। लेकिन अगर मैं इसी को आवाज में बोलूं तो क्या क्या बोल रहे हो तुम, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। इसमें मूवमेंट अगर हो रहा है तो आपके थ्रोट में ना एक वाइब्रेशन होता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी आवाज बहुत क्लियर होती है, इवन इफ आप लोअर टोन में कोई सीन इनैक्ट कर रहे हैं तो इस चीज की प्रैक्टिस करें और अपने पिच को कंट्रोल करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन का। पॉज, वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये पॉज। अगर आप एक्टिंग करते हैं और अपना पॉज सही जगह पर लेते हैं तो लाइन का इंपैक्ट अलग ही लेवल का हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक लाइन दो अलग अलग तरीकों से बोलूंगा और देखते हैं कि उसके इंपैक्ट में कैसे फर्क पड़ता है एक पॉज को लेने या ना लेने से। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हाँ, तुमको समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमको समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं। देखा आपने, दोनों ही एक्टिंग में कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस चेंज हो जाता है सिर्फ एक पॉज लेने से या नहीं लेने से। तो अगली बार जब भी एक्टिंग करें पॉज का बहुत ही ध्यान रखें। पेस वेरिएशन, जरूरत के अकॉर्डिंग अपने डायलॉग के स्पीड को फास्ट या स्लो करना, यह भी वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे भी लाइन का इंपैक्ट बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, मैंने शुरू में ही कहा था, हेलो गाइस एंड वेलकम टू एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। अब मान लीजिए ये पेस वेरिएशन नहीं करूं और मैं इस तरह से बोलूं, हेलो गाइस वेलकम टू एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है, तो इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। इस इंपैक्ट को रखने के लिए मैंने अलग अलग जगह पॉज और डायलॉग के पेस को वेरिएट किया है ताकि उसका इंपैक्ट बना रहे। इस तरह ही एक्टिंग के दौरान आपको अपने डायलॉग के स्पीड को समझना है और उसका इस्तेमाल करना है फास्ट या स्लो करके। वॉइस कंट्रोल मतलब कि अपनी आवाज पे कंट्रोल ला करके आप अपने डायलॉग के इंपैक्ट को बढ़ा या घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका कोई इमोशनल सीन है तो आपका आवाज थोड़ा नीचे ही रहेगा, ना कि ऊपर।
अगर ऊपर रहेगा तो इमोशनल सीन का वो इम्पैक्ट वैसा निकल के नहीं आएगा जैसा उस सीन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से कोई गुस्से वाला एंगर सीन होगा तो उसमें आपकी आवाज़ ऊपर ही रहेगी। तो एज एन एक्टर आप अपने आवाज़ को उस तरह से कंट्रोल कर करके अपने डायलॉग और अपने सीन का इम्पैक्ट चेंज कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे झूठ बोल करके मुझे मेरा पहला काम मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूं। उसके बाद जब मैं शूटिंग सेट पे पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात हुई सुशील जी से। सुशील जी ने मुझे मेरा पहला काम दिया कंटिन्यूटी शीट लिखने का, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं वो कंटिन्यूटी शीट लिखने की एक्टिंग कर ही रहा था, तभी पीछे से आकर सुशील जी ने पैकअप के बाद मेरा कंटिन्यूटी शीट देखा और पूछा ये क्या लिखा है। मैं तो एकदम डर ही गया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुशील सर को अब क्या बोलूं, क्योंकि जेन्युइनली मुझे कुछ पता ही नहीं था। और उस समय उस कंटिन्यूटी शीट में जो भी लिखा था मैंने, वो सब मैंने उसी दिन सीखा था और उनसे ही सीखा था, और वो उनको मैं बता नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं बताता तो मेरी नौकरी चली जाती। तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और फिर एक चीज़ दिमाग में आया कि यार ऑनेस्ट हो जाओ, झूठ के पास वाला सच बता दो। और फिर मैंने झूठ के पास वाला सच उनको बताया। मैंने उनको कहा सर हम 2 साल से काम तो कर रहे हैं, जो कि झूठ था, लेकिन सर हमको उतना अच्छा से आता नहीं है, जो कि सच था। और मैंने उनको कहा कि सॉरी सर उतना अच्छा से नहीं आता है, इसलिए नहीं लिख पाए, अगर आप हमको थोड़ा मदद कर देंगे तो हम अच्छे से लिख देंगे। लगा क्या हम स्कूल खोल करके बैठे हैं। मैंने सर सॉरी सर प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। चलिए ना चाय पीते हैं, चाय पीते हुए बात करते हैं। मतलब पागल है क्या, रात को समय हो गया, अब घर जाके खाना खाने का, तुम्हारे साथ बैठ के चाय पीना। चलिए सर कुछ खाते हैं ना, कुछ खाते हैं ना। तो दिमाग में चल रहा था कि पॉकेट में 50 रुपये हैं और किसी ना किसी तरीके से मैं सुशील सर को पटा लूँ और उनको कन्विंस कर लूँ उस दिन मेरे साथ कहीं बाहर बैठ के खाने या चाय वाय पीने के लिए। और इसी दौरान मैं कोशिश करूँगा कि कुछ एक चीज़ डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड सीख जाऊँ, ताकि अगले दिन कंटिन्यूटी सीट लिखने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो पहले तो वो नानुकुर कर रहे थे, लेकिन बाद में वो मान गए और फिर हम लोग गए चाय स्टॉल पे जो पास में ही था। हालांकि मैं चाय नहीं पीता, लेकिन फिर भी मैं ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं चाय पीऊँगा साथ में। और फिर बाद में मैंने वहाँ बहाना बना दिया कि नहीं मुझे तो नहीं पीना, आप बताओ ना क्या पीना है, क्या खाना है। थोड़ा समोसा पाव ऐसा कुछ खिलाया था मैंने उनको। और फिर हम लोग बैठे और उसके बाद उसी दौरान हम दोनों डिस्कस करते रहे और मैं उनसे पूछता रहा सर क्लोज क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखूँ, वो जो ऐसा शॉट लगा। अरे तो एकदम पागल है यार, तेरे को कुछ भी नहीं पता। मतलब नहीं सर हमको तो नहीं पता, प्लीज़ बताइए, आपके जैसा गुरु मिल जाएगा तो मेरा तो ज़िंदगी धन्य हो जाएगा। अब सुशील सर एज में तो थे बड़े आदमी, मतलब 40-45 साल के, और लाइफ में शायद उन्होंने उतना अचीव नहीं किया जितना वो डिज़र्व करते थे या फिर जितना उन्हें मिलना चाहिए था। तो ऐसे लोगों के पास ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है शेयर करने के लिए, बस उनको थोड़ा सा ना मक्खन लगाने की ज़रूरत होती है। तो फाइनली मैंने उसको बोला सर आपका तो बहुत बड़ा फ़ैन हो जाऊंगा सर, आप तो गुरु जैसे हैं हमारे लिए, प्लीज़ सिखाइए। और थोड़ा ऐसा उनके कैरेक्टर को थोड़ा लाल करने के बाद वो कन्विंस हो गया और उन्होंने मुझे धीरे धीरे सब चीज़ें बतानी शुरू कर दी। और मैं जितना हो सकता था उनको समझने की कोशिश कर रहा था कि क्लोज किसको कहते हैं। जैसे मैं उनको पूछता था वो इतना बड़ा शॉट लिए थे, बोला अरे बेवकूफ़ उसको क्लोज बोलते हैं। और वो सबको जो एक साथ खड़ा, अरे उसको मास्टर बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो लिख दो कि मास्टर इज शॉट फ्रॉम हियर टू देयर। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो मुझे सिखाए जा रहे थे और मैं ये सब चीज़ें जो इनवॉइस था ना जिसमें मेरे को कन्विंस मिला था, उसके साथ एक पेपर मिलता है इंडस्ट्री में जिसको इनवॉइस शीट बोलते हैं, मैं उसके पीछे लिखता जा रहा था। और इस तरह से उस दिन मैंने बहुत कुछ सीख लिया। हालांकि कन्वेंस से मुझे बामुश्किल 3-4 रुपये बचे थे जो कि मेरे भाड़े के होने वाले थे, क्योंकि मेरे पास भाड़े के भी पैसे नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस दिन मेरा पर्स मैं घर में ही भूल गया था, तो मैं बिना पैसे के था, तो मैं बस वो 4-5 रुपये बचा पाया था और जितना हुआ उतना मैंने सुशील सर पे खर्च कर दिया। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सुशील सर ने अनजाने में मुझे दे दिया था नॉलेज। तो कुल मिलाकर के मेरा पहला दिन इंडस्ट्री का बहुत ही एडवेंचरस रहा। और फाइनली ये सारे एडवेंचर समेटे हुए मैं घर जा रहा था और सोच रहा था कि भाभी को क्या बोलूँगा, बिकॉज भाभी जो है उनको पता था कि मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा हूँ। आज एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर पहली बार काम करने आया हूँ, बाकी भैया को नहीं पता था। और मेरे भैया भी फिल्म इंडस्ट्री में एज एन डायरेक्टर उस समय काम करते थे, अभी भी डायरेक्टर है, लेकिन उस समय वो करते थे और बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। और भैया की इच्छा थी कि मैं इंडस्ट्री में काम नहीं करूँ,
क्योंकि उनका मानना था कि इंडस्ट्री में ना जॉब श्योर नहीं है और मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो उनका मानना था कि मैं MBA करने पुणे चला जाऊँ और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद कुछ अच्छा करूँ लाइफ में। लेकिन मेरे दिल में अलग ही अरमान थे, तो बिना भैया को बताए हुए मैं स्ट्रगल कर रहा था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। फाइनली अपने स्ट्रगल के बाद पहले दिन का काम पूरा करने के बाद जब मैं घर जा रहा था तो बहुत एक्साइटेड था कि भाभी को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, उससे शेयर करूंगा। और इस एक्साइटमेंट के साथ मैं घर पहुंचा और दरवाज़ा खुला तो देखा भैया खड़े थे, गुस्से से लाल। मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। भैया ने मुझे देखा और बोला, कहाँ से आ रहे हैं? शूटिंग से। उन्होंने एक बार मुझे ऊपर नीचे देखा और गुस्से में अंदर चले गए। मेरी हालत ख़राब हो गई। भैया और मेरे एज में ना 8 साल का फ़र्क है, और भैया मेरे लिए एक पिता के जैसे, फादर की तरह, फादर फिगर। तो मैं भैया से बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं कर सकता। ये मेरी बचपन से ही ऐसी ग्रोन अप हुई है, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन मेरी इनबिल्ट जो रिस्पेक्ट वैल्यू है वो इस तरह से ही रही है कि मैं भैया से बहुत आर्गुमेंट नहीं कर सकता। उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन कन्विंस होना नहीं होना वो उनके हाथ में होता है। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि भैया ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो अंदर चले गए। और मुझे समझ में आ गया था कि भैया को पता चल गया। और तभी मैंने देखा भाभी बाहर है, और भाभी ने बोला कि भैया हम तो नहीं बताएं, लेकिन पता नहीं उनको कहीं से पता चल गया। फिर मुझे लगा यार वो भी इंडस्ट्री में है, ज़रूर कहीं से पता चल गया होगा। और दिमाग में सोच ही रहा था कि क्या बोलूँ क्या करूँ, कि तभी भैया ने अंदर से आवाज़ लगाया, अंदर वाले कमरे से। अच्छा, भैया मुझे भैया ही बुलाते हैं, तो मेरे भाई साहब भी मुझे भैया ही बुलाते। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा ये बात। तो भैया अंदर से चिल्ला रहे थे, भैया अंदर आइए। मैं डर के गया भैया के सामने। भैया ने देखा मुझे, और उसके बाद उन्होंने मुझे क्या कहा उसके बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा अगले शुक्रवार को 5:54 पर। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड।